किया था उन बातों में हम कहाँ तक पहुंचे थे। तो देखे थे क्या कि एक सेमी सर्कुलर चार्ज रिंग के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बन रहा है सेंटर पे, और क्वार्टर सर्कुलर वायर के कारण कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है सेंटर पे। इसमें दो चीजें थी क्या, कि अगर ये आपका सेमी सर्कुलर रिंग है जिस पर चार्ज है +Q, ठीक ना, सुनो ध्यान से, इस पे चार्ज है अगर +Q, तो इस सेंटर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पढ़ते थे E इक्वल टू, ये पढ़ते थे कितना, 2k λ/r। ध्यान से देख लेना, पिछले दिन ये पढ़े थे 2k λ/r। और अगर यही सर्कल क्वार्टर सर्कल होता था, अगर यही सर्कल क्वार्टर सर्कल होता था, इस पे चार्ज पॉजिटिव रहे +Q, तो इसके सेंटर पे यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़े थे ये E इक्वल टू पढ़े थे कितना, √2 टाइम्स k λ/r। याद होगा आपको इतनी चीजें, ये बातें पिछले दिन हो चुकी है। तो जब भाई ये सेमी सर्कल रहे क्वार्टर सर्कल रहे तो यहाँ पर चीजें आसान हो जाती थी, हम लोग कैलकुलेट कर लेते थे। सर कोई एक ऐसा उपाय बताओ जो जनरल किसी भी सर्कल का पार्ट रहे, जनरल किसी भी सर्कल का पार्ट रहे और उस पार्ट के लिए ये फॉर्मूला क्या हो जाए, सही हो जाए। तो आज कुछ जनरल बातें करेंगे जो इस सारे चीजों को एक साथ क्या करेगी, समेटेगी। ठीक है, मान लो क्या कि एक सर्कल लिए और एक सर्कल का एक पार्ट हम लोग कंसीडर करेंगे, इस सर्कल का एक पार्ट कंसीडर करेंगे जिसका सेंटर है मान लो ये, और आज हम लोग उस पार्ट का बात कर रहे हैं जो पार्ट यहां से कोई भी एंगल अल्फा बना रही है। मतलब आज जो हमारी बात होगी वो केवल सर्कल के इतने पार्ट के लिए ही बात की जाएगी, केवल इतने पार्ट के लिए। और इतने पार्ट पे क्या रहेगा, चार्ज रहेगा, कुछ भी +Q, नीचे का पार्ट हमारे साथ नहीं रहेगा। ठीक है, देखिए काम कैसे करते हैं। तो काम कैसे करते हैं भाई, तो ये देखो कि अगर अगर क्या करूं कि मैं कोई सा सेमी सर्कुलर आर्क लूं, ये कुछ ना किसी सर्कल का पार्ट है और इस सर्कल का सेंटर कहीं पे है, और इस सर्कल का सेंटर कहीं पे है, मान लो यहाँ पे, मान लो यहाँ पे ये है इसका सेंटर। तो ये सर्कल का पार्ट है, एक सर्कल का क्या है, छोटा सा पार्ट। अब क्या कह रहा है आपको कि इस सर्कल के पार्ट पे जो चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। पॉजिटिव चार्ज क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। कह रहा है कि यदि इस पे टोटल चार्ज है आपका Q और इसका चार्ज डेंसिटी है λ, और ये जो एंगल बना रहा है, ये एंगल है कितना, अल्फा। तो एक बात बताओ कि अगर इसको बीचों बीच हम दो भाग में बांट दें, बीचों बीच अगर हम इसको दो भाग में बांट दें, तो ये चीज तुम देखो ध्यान से कि ये इधर का एंगल हो जाएगा α/2 और इधर का भी एंगल कितना हो जाएगा, α/2। इतनी बातें तो समझ में आ रही है। अब जरा सा देखिए भाई साहब कि ये पॉइंट चार्ज है नहीं, ये कैसा चार्ज है, डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है, बटा हुआ चार्ज है। पॉइंट चार्ज का मतलब एक ही बिंदु पर चार्ज रहेगा, लेकिन ये एक बिंदु नहीं है, ये पूरा का पूरा इतना बड़ा लाइन है जिसपे क्या है, चार्ज बटा हुआ है अलग अलग जगहों पे। तो क्या करना है, छोटा छोटा एलिमेंट काटना है, छोटा छोटा एलिमेंट काटना है, सबके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है और सारे इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करना है, फिर से ऐड कर देना है। तो देखो इस पे एक चीज देखो कि इसके इधर अगर पहला एलिमेंट मैं यहाँ पे लेता हूं तो इसके ठीक अपोजिट में पहला एलिमेंट इधर भी है। अगर मैं यहाँ एलिमेंट लेता हूं तो इसका अपोजिट वाला एलिमेंट यहाँ भी है। अगर मैं यहाँ पे एलिमेंट लेता हूं तो इसके अपोजिट में एलिमेंट यहाँ पर भी है। मतलब यहाँ कुछ कैंसल करने वाला जुगाड़ सर दिख रहा है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड दूसरे इलेक्ट्रिक फील्ड के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को कुछ ना कुछ कैंसिल कर सकेगा। देखो कैसे कर सकेगा। तो भाई यहाँ पर मान लो क्या, यहाँ पे मान लो क्या कि हम एक छोटा सा एलिमेंट लिए, ये छोटा सा एलिमेंट dq और इसका लेंथ कितना d है। छोटा सा एलिमेंट लिए जिस पर चार्ज कितना है, dq, छोटा सा चार्ज होगा dq, और इसका जो लेंथ होगा ये भी बहुत छोटा सा लेंथ होगा, जिस लेंथ को हम लोग क्या बोलेंगे, dl बोलेंगे। क्लियर है इतनी बातें। अब देखो कि अगर इस एलिमेंट का तुम बात करो यहां से, तो ये मान लो कि ये जो एलिमेंट है वो ये वाला एंगल जो बना रही है, वो एंगल कितना बना रही है, थीटा। ये एंगल कितना बना रही है, थीटा। अच्छा, इसका ऑटर एज देखो एलिमेंट का, ये होगा इसका ऑटर एज, और ये वाला ऑटर एज जो एंगल बनाएगी इसके साथ,
इसी एंगल को, इस छोटे से एंगल को तुम क्या बोलोगे, इस छोटे से एंगल को क्या बोलोगे तुम, डी थीटा। यही बोलना है, इसमें कोई कष्ट है आपको, नहीं कोई कष्ट। अच्छा देखिए, ये छोटा सा एलिमेंट है, पॉजिटिव चार्ज है, तो इस पॉजिटिव चार्ज के कारण जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की तरफ होगा, बाहर की तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की तरफ होगा, बाहर की तरफ। पॉजिटिव से हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ, और नेगेटिव के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की तरफ, अंदर की तरफ। इतनी बातें तो क्लियर है। अब देखो कि जब ये बाहर की तरफ है भाई, तो ये एंगल अगर थीटा है, तो अगर तुम इसी को और नीचे थोड़ा सा कर लो, तो ये एंगल अगर थीटा है, तो इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल ये भी कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा कि नहीं। ये एंगल अगर थीटा है, तो इसके वर्टिकल अपोजिट में ये एंगल है, ये भी कितना हो जाएगा, थीटा। अब देखो कि छोटे से चार्ज के कारण अगर छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड डीई बना, तो इस डीई को आप कितना लिखिएगा, डीई इक्वल टू कितना लिखते हैं, पॉइंट चार्ज के कारण के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो भाई कांस्टेंट है के, चार्ज है छोटा सा कितना डी क्यू, और इसका रेडियस है कितना आर। ये भी रेडियस आर है और ये भी रेडियस कितना है आर। क्लियर है। तो के क्यू बाई आर स्क्वायर लिखेंगे। अब जरा सा देखो कि इस डी का दो कंपोनेंट, एक जिसके साथ थीटा लगा हुआ हो, एक जिसके साथ थीटा लगा हुआ हो उसके साथ, और एक जिसके साथ थीटा नहीं लगा हुआ हो, है ना। तो जिसके साथ थीटा लगा हुआ होगा उसको क्या लिखते हैं, डीई कॉस थीटा, और जिसके साथ थीटा नहीं लगा हुआ उसको क्या लिखते हैं, डीई साइन थीटा। इतनी बातें समझ में आ रही है कि नहीं, कि इसका दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, एक जिसके साथ थीटा लगा हो डी कॉस थीटा, जिसके साथ नहीं लगा हो डी साइन थीटा। अच्छा ये बताओ कि इसी एलिमेंट को मैं ठीक अपोजिट डायरेक्शन में भी ले सकता हूं कि नहीं, ठीक अपोजिट डायरेक्शन में भी इस डी क्यू और डीएल को ले सकता हूं कि नहीं। ये भी जो है तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनाएगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा आपका इधर बाहर की तरफ, बनाएगा कि नहीं। और ये भी जो होगा वो कितने के बराबर में, डी के बराबर में भी। इसका भी दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, अगर ये एंगल भाई थीटा है, तो ये भी एंगल कितना होगा, थीटा होगा। और डी जिसके साथ थीटा लगा हुआ है उसके साथ डी कॉस थीटा आएगा, और जिसके साथ नहीं लगा हुआ है उसके साथ क्या आएगा, डी साइन थीटा आएगा। अब देखो ये डी साइन थीटा और डी साइन थीटा इक्वल है और अपोजिट डायरेक्शन में है, तो मैं इधर तुमको 5 न्यूटन से खींचूं और तुम उधर मुझे 5 न्यूटन से खींचो, तो नेट फोर्स कितना होगा, 0 होगा। तो भाई साहब ये डी साइन थीटा और ये डी साइन थीटा एक दूसरे को क्या करेगा, कैंसिल कर देगा। इसका मतलब जो डीई नेट बच रहा है अपने पास, जो डीई नेट बच रहा है वो किसके बराबर में बच रहा है, डी साइन थीटा के बराबर में बच रहा है। अब अगर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, ई नेट चाहिए, तो इस डीई नेट को आप क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, और इधर भी क्या करेंगे, डी साइन थीटा को क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। अब सवाल है कि लिमिट कहां से कहां तक लिया जाए। तो मान लो कि अगर यहां से मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल को पॉजिटिव मेजर करता हूं, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नेगेटिव मेजर करूंगा। और इस बीच वाले पोजीशन से इधर मान लीजिए कि माइनस अल्फा बाई 2 है, तो इधर कितना होगा, प्लस अल्फा बाई 2। इस पॉइंट को, बीच वाले पॉइंट को, इसको 0 मान लो। तो 0 से इधर अगर हम माइनस अल्फा बाई 2 बोल रहे हैं, तो इसके इधर कितना बोलेंगे, प्लस अल्फा बाई 2 बोलेंगे। तो देखो भाई, जो सबसे पहला एलिमेंट काटे वो सबसे पहला एलिमेंट माइनस अल्फा बाई 2 पे था, और जो सबसे आखिरी एलिमेंट काटे हैं वो कहां पे था, प्लस अल्फा बाई 2 पे था। तो लिमिट कहां से कहां तक लगाना है, माइनस अल्फा बाई 2 से प्लस अल्फा बाई 2 तक। अब देखिए कि जब डी ई नेट का इंटीग्रेट करिएगा आप, तो आपको क्या मिलेगा, ई नेट इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस अल्फा बाई 2 से प्लस अल्फा बाई 2 तक। और डी का वैल्यू यहां से रखिएगा कितना, के टाइम्स डी क्यू बाई आर स्क्वायर इनटू कितना, साइन थीटा। अब देख दिक्कत है क्या, तो इस सर्कल का रेडियस तो कांस्टेंट है, इस सर्कल का रेडियस क्या है, कांस्टेंट। और ये आर के जगह जो के है, ये के भी क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है। और इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन में हम लोग क्या करते हैं, कांस्टेंट को बाहर कर लेते हैं। तो भाई साहब ये बताइए आप कि के बाई आर स्क्वायर बाहर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बचेगा क्या, इंटीग्रेशन माइनस अल्फा बाई 2 से प्लस अल्फा बाई 2 तक। एक बच रहा है आपके पास साइन थीटा और एक बच रहा है क्या, डी क्यू। अब जरा सा ध्यान से देखिए कि अगर इंटीग्रेशन करना है तो इंटीग्रेशन में अगर साइन एक्स रहता है तो यहाँ पे dx का होना जरूरी होता है।
अगर साइन एक्स है वेरिएबल तो डी के साथ भी वही लगा हुआ होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर वेरी कर रहा है थीटा। जैसे जैसे हम यहाँ से एलिमेंट को बदलते जाएंगे ये एंगल थीटा भी क्या होता जाएगा, बदलता जाएगा। तो वेरी कर रहा है क्या, थीटा, लेकिन यहाँ पर है क्या, डी क्यू। तो अब इस डी क्यू को हमको डी थीटा में बदलना होगा। तो जब डी क्यू को डी थीटा में बदलना होगा दोस्त, तो ये जो तुम छोटा सा एलिमेंट काटे हो इस छोटे से एलिमेंट को क्या करो, बाहर निकाल लो। तो देखो इस छोटे से एलिमेंट को कैसे मैं बाहर निकालूंगा, इस छोटे से एलिमेंट को जब तुम बाहर निकालोगे तो देखो तो ये एक छोटा सा एलिमेंट है, ये एक छोटा सा एलिमेंट है, और इस छोटे से एलिमेंट को जरा सा ध्यान देना, इस छोटे से एलिमेंट को जरा सा ध्यान देना कि ये जो छोटा सा एलिमेंट है, ये जो छोटा सा एलिमेंट है, ये छोटा सा एलिमेंट यहां से आर रेडियस पर है, और इसका लेंथ कितना है dl, इस पे चार्ज कितने हैं dq। इतना में कोई दिक्कत है, नहीं कोई दिक्कत। ये देखिए कि ये वाला जो एंगल है इस दोनों के बीच का, ये एंगल बहुत छोटा है जिसको हमने कितना बोला है, डी थीटा। इसी को मैं क्या किया, यहाँ से बाहर निकाल लिया। अब आप याद करिए यूनिट डायमेंशन मेजरमेंट में प्लेन एंगल इक्वल टू आर्क लेंथ बाय रेडियस, अरे वो ना। तो आर्क लेंथ इसका कितना है dl, इसका लेंथ कितना है dl, और इसका रेडियस कितना है r को जब इधर ले आओगे तो देखो dl इक्वल टू कितना मिलेगा, r टाइम्स डी थीटा। कोई दिक्कत है इसमें। अब देखो कि अगर लीनियर चार्ज डेंसिटी का बात करें, अगर बात करें लीनियर चार्ज डेंसिटी का, तो जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है तुम्हारा भाई लैम्डा, ये टोटल चार्ज बाय टोटल लेंथ होता है। तो इस पर टोटल चार्ज कितने हैं डी क्यू, और इसका टोटल लेंथ कितना है dl। ये देखो कि अगर यहां से तुम बात करो डी क्यू का, तो डी क्यू इक्वल टू लैम्डा टाइम्स dl होगा कि नहीं, dl को इधर ले आएंगे तो। अब dl का वैल्यू यहाँ से अगर आप आर डी थीटा इसमें पुट कर दीजिएगा तो यहाँ से ये जो dq मिलेगा लैम्डा के जगह लैम्डा, और dl के जगह पर यहाँ से आर डी थीटा रखिएगा कि नहीं रखिएगा। सीधा सीधा dq का वैल्यू कितना आ गया, लैम्डा आर डी थीटा। अब इसको तुम मान लो इक्वेशन 1, ये जो यहाँ तक काम किए थे इसको मान लो क्या, इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 में dq का वैल्यू पुट करो। तो हम लोग कर क्या रहे हैं, पुट द वैल्यू ऑफ dq इन इक्वेशन 1। पहले वाले इक्वेशन में मैं क्या कर रहा हूँ, dq का वैल्यू रख रहा हूँ। जरा सा ध्यान से देखना कि पहला वाला इक्वेशन तुम्हारा है क्या, पहला वाला इक्वेशन है तुम्हारा ई नेट इक्वल टू के बाय आर स्क्वायर, ठीक ना। कितना है, ई नेट इक्वल टू के बाय आर स्क्वायर इंटीग्रेशन माइनस अल्फा बाय 2 टू प्लस अल्फा बाय 2 साइन थीटा और डी क्यू। यही है पहला वाला इक्वेशन आपका, यही है, देख लीजिए ये वाला इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन में डी क्यू का वैल्यू लैम्डा आर डी थीटा डालेंगे। तो जब लैम्डा आर डी थीटा डालिएगा तो ये जो हो जाएगा आपका, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका के बाई आर स्क्वायर इंटीग्रेशन माइनस अल्फा बाई 2 से लेकर के प्लस अल्फा बाई 2 तक साइन थीटा के जगह पर साइन थीटा ही रहेगा, और डी क्यू के जगह पर लैम्डा आर डी थीटा डाल देंगे कि नहीं, पीछे से डालेंगे। अब देखो कि जो तुम्हारा डायग्राम है उस डायग्राम में देखो कि किसी भी गिवन वायर के लिए लैम्डा का वैल्यू क्या, कांस्टेंट, और इस सर्कुलर आर्क का रेडियस भी क्या, कांस्टेंट। फिर से लैम्डा आर जो कांस्टेंट है ये कांस्टेंट बाहर आएगा कि नहीं आएगा, जब बाहर आएगा दोस्त तो ये हो जाएगा के अपॉन आर स्क्वायर इंटू लैम्डा आर बाहर आया इंटीग्रेशन माइनस अल्फा बाई 2 से लेकर के प्लस अल्फा बाई 2 तक साइन थीटा, और साथ में कितना बचेगा, डी थीटा। अब काम हो गया, अब थीटा वेरिएबल है तो साथ में क्या है, डी थीटा है। देखो यहाँ एक आर से एक आर कैंसिल होगा, बचेगा कितना, के लैम्डा बाई आर, और साइन थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता है, माइनस कॉस थीटा। साइन का इंटीग्रेशन कितना होता है, माइनस कॉस थीटा, और ये कहाँ से कहाँ तक, माइनस अल्फा बाई 2 से लेकर के प्लस अल्फा बाई 2 तक। अब अपर लिमिट डालोगे, लोअर लिमिट डाल करके घटा लोगे, काम हो जाएगा। लेकिन देखिए गलती क्या कर दिए हैं, तो यहाँ साइन थीटा तो कैंसिल हो चुका है, जो डी ई नेट बचा है वो कॉस थीटा बचा है, गलती लिखा गया है। समझ में आ रहा है बात, साइन थीटा तो गया, बचा कौन सा,
कॉस थीटा, तो इस सारे साइन थीटा को क्या करना पड़ेगा, इस सारे साइन थीटा को क्या करना पड़ेगा, कॉस थीटा करना पड़ेगा। अब देखो इस सारे साइन थीटा को जब करोगे कॉस थीटा, इस सारे साइन थीटा को क्या करोगे, कॉस थीटा, यहाँ भी साइन थीटा, इसको भी क्या करोगे, कॉस थीटा, यहाँ भी साइन थीटा, इसको भी क्या करोगे, कॉस थीटा, और यहाँ भी जो साइन थीटा है इसको क्या करोगे, कॉस थीटा। ये भी हो जाएगा कितना, कॉस थीटा। अब तो नहीं है कहीं दिक्कत, अब नहीं है कहीं दिक्कत। अब आ जाइए अगले पेज में, अगले पेज में ये भी साइन थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, ये भी साइन थीटा क्या हो जाएगा, ये भी साइन थीटा हो जाएगा आपका कॉस थीटा, और ये भी साइन थीटा जो हो जाएगा आपका, ये कितना हो जाएगा, कॉस थीटा। अब देखो कि कॉस थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है वो कॉस थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता, साइन थीटा। अब सही हुआ, उल्टा लिखा गया था है ना, साइन वाला तो कैंसिल हो गया था, कॉस वाला बचा था। अब कॉस का इंटीग्रेशन कितना, साइन। अब देख भाई सुनो ध्यान से कि अगर बात करो तुम ई नेट का, तो देखोगे कि जो ई नेट आ रहा है तुम्हारा वो कितना, के लैम्डा बाई आर इंटू साइन थीटा के जगह पर पहले अल्फा बाई 2 डालेंगे, तो साइन थीटा के जगह पर जब अल्फा बाई 2 डालेंगे तो साइन अल्फा बाई 2 माइनस ऑफ साइन माइनस अल्फा बाई 2। डालोगे कि नहीं, अपर लिमिट डालेंगे और लोअर लिमिट डाल के क्या करना होता है, माइनस करना होता है। तो अपर लिमिट डाले थीटा की जगह तो साइन अल्फा बाई 2, माइनस का साइन डाले साइन माइनस अल्फा बाई 2। अब आप कहीं पर पढ़े होइएगा कि जो साइन माइनस थीटा होता है वो माइनस साइन थीटा के बराबर में होता है। 11th में ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ना है, साइन माइनस थीटा कितना होता है, माइनस साइन थीटा। तो ये देखो कि अगर यहां से तुम ई नेट लिखोगे तो कितना आएगा, के लैम्डा बाई आर इंटू साइन अल्फा बाई 2, और ये माइनस बाहर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा कितना, साइन अल्फा बाई 2। समझ में आ रही है बात। अब देखिए कि ये जो आया आपका के लैम्डा बाई आर इंटू साइन अल्फा बाई 2, साइन अल्फा बाई 2 कितना हो जाएगा, 2 साइन अल्फा बाई 2। 2 को पहले लिख लो, 2 टाइम्स के लैम्डा अपॉन आर इंटू कितना, साइन अल्फा बाई 2, और यही हो जाएगा क्या तुम्हारा ई नेट का एक जनरल फॉर्मूला। सर जरा सा इसको आप वेरीफाई करके दिखा देते कि ये सर्कल के लिए, सेमी सर्कल के लिए वैलिड है तो ज्यादा अच्छा होता है ना। तो देखो कि जो ई नेट का फॉर्मूला तुम पढ़े हो, ध्यान देना सुनो, अभी जो ई नेट का तुमने फॉर्मूला पढ़ा है वो ई नेट का फॉर्मूला कितना पढ़ा है, 2 के लैम्डा बाय आर टाइम्स साइन अल्फा बाय कितना, 2, है ना। जरा सा देखिए, जरा सा देखिए, सुनिए ध्यान से, क्या बात कर रहे हो यार, जरा सा देखो ध्यान से कि अगर ये सेमी सर्कुलर आर्क है तो इस सेमी सर्कुलर आर्क के सेंटर पर तुम कभी E इक्वल टू 2 के लैम्डा बाय आर पढ़े थे क्या, पढ़े थे ना पिछले दिन। अच्छा जरा सा देखो कि यहाँ पे अल्फा का वैल्यू जो है वो कितना है, सेमी सर्कल के लिए अल्फा का वैल्यू कितना है, जरा सा देखो, अल्फा क्या होता था, अल्फा होता था दोनों टर्मिनल को मिलाने वाले लाइन के बीच का एंगल। तो यहाँ पर जो दोनों टर्मिनल को मिलाने वाले लाइन के बीच का एंगल है वो कौन सा है, अल्फा, जो कितना है 180 डिग्री। अब देखो इस फॉर्मूला में इसका जब तुम वैल्यू डालोगे ई नेट इक्वल टू ये कितना है, 2 के लैम्डा बाई आर इंटू साइन 180 बट्टा कितना 2 अल्फा बाई 2, कितना हो जाएगा 2 के लैम्डा बाई आर इंटू साइन कितना डिग्री, साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1, 1 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 2 के लैम्डा बाई, वही आंसर है क्या जो पहले था। आप ध्यान दीजिएगा कि जो आपका क्वार्टर सर्कल था, जो आपका क्वार्टर सर्कल था अगर इस पे चार्ज था और इसकी रेडियस अगर थी r, तो आपको याद होगा कि इस पॉइंट पे जो हम लोग e लिखते थे वो e कितना लिखते थे, √2 टाइम्स के लैम्डा बाई, ये लिखते थे कि नहीं। जरा सा ध्यान से देखो कि यहाँ पर तुम बताओ कि अल्फा कितना है तुम्हारा, अल्फा है 90 डिग्री। जरा सा ये फॉर्मूला लगाओ तो ई नेट बराबर कितना है ये 2 के लैम्डा बाई आर साइन अल्फा बाई 2, यानी कि कितना 90 बट्टा कितना हो जाएगा 45 डिग्री। तो ये कितना ना है 2 के लैम्डा बाई आर इंटू साइन 45 डिग्री, और साइन 45 डिग्री का बाद कितना होता है दोस्त, के लैम्डा बाई आर इंटू 1/√2। जरा सा देखो √2 से ये √2 बार में कट जाएगा क्या, बचेगा कितना, बचेगा कितना
√2 टाइम्स के लैम्डा बाय आर। तो अब सर रट के क्या रखना है? रटना है ये वाला फॉर्मूला कि ये वाला फॉर्मूला कि ये वाला फॉर्मूला, ऊपर वाला फॉर्मूला। ये तो सर मास्टर की हो गया। कभी भी देखेंगे अल्फा पता चल जाएगा, अल्फा पता चल जाएगा तुरंत सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा, है ना। अब अगर देख लो कि अगर ये सेमी सर्कल ये क्वार्टर सर्कल निकाल लिए थे, अगर बोले कि एक सर्कुलर आर्क है और यहाँ से ये एंगल जो बन रहा है यहाँ पे, ये बन रहा है कितने का? 60 डिग्री का। 60 डिग्री का बन रहा है, सीधे वो वाला फॉर्मूला में डालेंगे अल्फा का वैल्यू 60 डिग्री, काम निकल जाएगा। बात समझ में आई? तो ये जनरल फॉर्मूला था, और इसी जनरल फॉर्मूला को आपको क्या करना है? याद रखना है। ये फॉर्मूला कैसे आया? जो भी आप देखे क्या कि यहाँ से हम लोग लिए थे एक सर्कुलर आर्क डायग्राम बनाए थीटा एंगल पे, साइन थीटा कैंसिल हुआ, जो ई नेट बचेगा वो डी कॉस थीटा बचेगा। डी कॉस थीटा बचेगा तो टोटल पाने के लिए, जोड़ने के लिए क्या करते हैं? इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेशन के दोनों तरफ अब लिमिट कहाँ से लगाएं? तो मैं खड़ा हूँ बीच वाला लाइन, मेरे इस तरफ अगर लोगे -α/2 तो इस तरफ कितना लोगे? तो हम एंगल कहाँ से कहाँ तक लेके गए? -α/2 से लेकर के, और मेरे इस तरफ से लेकर के ऐसे घूम के इस तरफ तक आया है। तो यहाँ -α/2 से 0 और फिर 0 से +α/2। तो जो पहला एलिमेंट काटे थे वो -α/2 पे मेरे इस तरफ काटे थे, और जो आखिरी एलिमेंट काटे वो मेरे इस तरफ काटे इक्वल डिस्टेंस पे। तो लिमिट कहाँ से कहाँ तक? -α/2 से लेकर के +α/2 तक, और इसी को क्या किए? सॉल्व कर दिए। सॉल्व कर दिए तो अपना रिजल्ट आके रेडी हो गया क्या? ई नेट इक्वल टू 2 के लैम्डा बाय आर साइन α/2। बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अब देखो कि अब इस टॉपिक का सबसे खतरनाक डेरिवेशन, और बहुत आसानी से आप उसको समझेंगे भी, लेकिन बहुत धीरे धीरे पढ़ाएंगे और बहुत धीरे धीरे सीखना। एक ही डेरिवेशन आज पढ़ाएंगे, परीक्षा में बहुत पूछा जाता है। तो एक ही डेरिवेशन ये है क्या? तो तुमको याद होगा कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम लोगों ने शुरू किया था, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन शुरू ही किया था कहाँ से? चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन शुरू ही किया था कहाँ से? कि ऐसा एक रॉड था, इस रॉड पे चार्ज था, तो इस रॉड के अलोंग एक पॉइंट था P, इससे a डिस्टेंस पे, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, है ना, यहाँ निकाला था। लेकिन कभी सोचा कि अगर ये पॉइंट P इधर कहीं होता तो कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता? ये तो सर सोचे ही नहीं थे। तो ये जब नहीं सोचे थे तो आज आपको यही कहानी दिखाएंगे कि अगर लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे बोले कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमको निकालना है तो कैसे निकाला जाएगा, एकदम सीखिएगा धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे इसको पढ़ाएंगे। ये बहुत अच्छा डेरिवेशन है और बहुत सारे सवाल भी इस पर बनते हैं। क्लियर है इतनी बातें? इतनी बातें क्लियर है अभी तक का? अब देखो कि अब तुमको क्या क्या रहा है, पहले हेडिंग लिख लेते हैं, ठीक ना। इलेक्ट्रिक फील्ड, हेडिंग लगाइएगा क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस, एट अ डिस्टेंस a from a linear finite charge body, linear finite charge body। देखो इस बार क्या कह रहा है, इस बार क्या कह रहा है कि तुम्हारे पास एक चार्ज बॉडी है, ये है चार्ज बॉडी, इस पे प्लस प्लस चार्ज रखा हुआ है, और ये फाइनाइट लेंथ का है, L लेंथ का है मान लेंगे। इस पे चार्ज कितना रखा हुआ है? इस पे चार्ज रखा हुआ है कितना? Q, और इसके लेंथ के बारे में क्या कह रहा है कि इसका लेंथ है कितना? L। अब कहेगा क्या आपको, अब कहेगा क्या आपको कि भाई साहब यहां से a डिस्टेंस दूर पर, यहां से a डिस्टेंस दूर पर एक पॉइंट है P, यहां से a डिस्टेंस दूर पर क्या है? एक पॉइंट P। डिस्टेंस का जब भी बात करते हैं तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कोई जरूरी नहीं है कि ये बीच में हो, कहीं भी हो सकता है इस बीच में, ठीक ना। P पॉइंट है तो आपको क्या करना है? P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। कैसे निकालेंगे एकदम ध्यान से देखना। मान लो कि ये जो अपने टॉप टर्मिनल से है, ये टॉप टर्मिनल से जो ये एंगल बना रहा है, इस एंगल का वैल्यू है, इस एंगल का जो वैल्यू है ये एंगल है θ1, ठीक है। और नीचे वाले टर्मिनल से जो ये एंगल बना रहा है, ये एंगल, इस एंगल को मान लो तुम क्या कि ये जो एंगल है वो है कितना? θ2। अब ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो इसमें डायरेक्ट हम कूलॉम्स लॉ नहीं लगा सकते,
क्या करेंगे, छोटे छोटे एलिमेंट में तोड़ेंगे। तो पहले छोटे से एलिमेंट में इसको तोड़ने के लिए क्या करिए, तो आप यहां पर इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस से एल लेंथ ऊपर, इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस से स्मॉल एल लेंथ ऊपर आप क्या करिए, एक एलिमेंट काटिए। इससे ऊपर आप क्या करिए, एक एलिमेंट काटिए। और इस एलिमेंट के बारे में क्या कह रहा है कि ये जो आपका एलिमेंट है, इस एलिमेंट का कह रहा है कि इस एलिमेंट का लेंथ है आपका dl और इस पे चार्ज है कितना, dq। इतनी बातें समझ में आ रही है। अगर ये एलिमेंट सेंटर से मान लो, अगर ये एलिमेंट इस पॉइंट से जो कोण बना रही है, ये वाली कोण, ये वाला कोण अगर थीटा है, तो ये वाला कोण अगर थीटा है और यहां से ये डिस्टेंस आर है, तो मान लीजिए कि ये एंगल जो बना है वो थीटा और ये आर। हम लोग क्या किए, हम लोग किए हैं क्या, तो हम लोग किए हैं क्या कि टेक एन एलिमेंटल चार्ज लिए हैं। कैसा एलिमेंटल चार्ज, dq ऑफ लेंथ dl एट L distance from perpendicular at an angle कितना, थीटा। ये थीटा एंगल पे परपेंडिकुलर से L डिस्टेंस दूर एक एलिमेंट लिए हैं dl, जिस पर चार्ज है कितना, dq। इसी चीज को मेंशन किया। अब ये बताओ कि इस dq के कारण ये dq पॉजिटिव है, तो इस dq के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तुम्हारा, ये यहां से अंदर की तरफ होगा कि बाहर की तरफ होगा, पॉजिटिव चार्ज है तो भाई बाहर की तरफ होगा। ये रहा क्या हमारा dq, है ना, बाहर की तरफ। अच्छा, एक चीज बताइए कि अगर ये बाहर की तरफ ये dq है, तो इस लाइन को अगर मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर लूं, अगर मैं इस लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड कर लूं और यहाँ पे एक परपेंडिकुलर भी ड्रॉप कर लूं, तो आप ये बताइए कि अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, ये एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। वर्टिकल अपोजिट एंगल है, देख लो, है ना, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अब ये छोटे से इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं क्या बोलता हूं, DE। अब फिर से यहां से देखो कि DE का दो कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट जिसके साथ थीटा लगा हुआ है, एक कंपोनेंट जिसके साथ थीटा लगा हुआ है, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा DE cos थीटा, है ना, और एक कंपोनेंट जिसके साथ थीटा नहीं लगा हुआ है, वो कितना हो जाएगा, DE sin थीटा। तो भाई जिसके साथ थीटा लगा था उसको मैंने क्या बोला, DE cos थीटा, और जिसके साथ थीटा नहीं लगा था उसको क्या बोला, DE sin थीटा। अब जरा सा ध्यान से देखो कि अगर DE का बात करो, अगर तुम बात करो किस चीज का, DE का, तो DE इक्वल टू K, चार्ज कितना, dq, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना, r बाय आर स्क्वायर लिखोगे कि नहीं, KQ बाय आर स्क्वायर तो लिखते हैं। तो K चार्ज की जगह Q, तो छोटा सा चार्ज dq, डिस्टेंस कितना r, KQ बाय कितना, आर स्क्वायर। अच्छा, एक बात बताइए कि अगर इस एलिमेंट को मैं ऊपर ले जाऊं या नीचे लेके आऊं, तो ये r बदलेगा कि नहीं बदलेगा, r बदलेगा, यहां से डिस्टेंस बदलेगा, इस पॉइंट से ये r, नीचे ले जाऊंगा छोटा होगा, फिर नीचे ले जाऊंगा फिर बड़ा होगा, मतलब हमेशा घटता बढ़ता रहेगा। अभी तक हमेशा r कांस्टेंट हुआ करता था, लेकिन यहाँ पे r क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। यहाँ पर r क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। अब देखो जरा सा ध्यान से कि अब क्या करना होगा। तो हमारे पास दो कंपोनेंट है और दोनों कंपोनेंट कैंसिल होने वाले भी नहीं है, क्योंकि इधर छोटा लेंथ है, ऊपर बड़ा लेंथ है, कुछ भी हो सकता है, तो कैंसिल होने वाला नहीं है। तो भाई एक्स डायरेक्शन में जो मैंने माना है उसको छोटा सा एलिमेंट DEX मानो, और इसको बोलो क्या, DE cos थीटा के बराबर में। और जो y डायरेक्शन में तुम्हारा है उसको बोलो DEY, और ये है कितना, DE sin थीटा के बराबर में, है ना। अब हम लोग यहां से बात करेंगे किस चीज का, EX के लिए। तो अगर EX के लिए बात करोगे, फॉर EX, तो EX के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, ऊपर वाले को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ऊपर वाले को क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट। तो फॉर EX जैसे ही बात करिएगा तो इधर लिखिएगा इंटीग्रेशन ऑफ DEX, और इधर लिखिएगा क्या, इंटीग्रेशन ऑफ DE cos थीटा, लिखिएगा कि नहीं। जरा सा यहां से भाई साहब इस DE का वैल्यू आप उठाइए और वहां पे पुट करिए, तो DEX का इंटीग्रेशन हो जाएगा EX,
और यहाँ आ जाएगा कितना, इंटीग्रेशन डी के जगह पर के डी क्यू बाई आर स्क्वायर और कॉस थीटा। लिमिट कहाँ से कहाँ तक लेना है? तो मान लो कि अगर मैं यहाँ से ऊपर की तरफ का एंगल पॉजिटिव मानूं तो यहाँ से नीचे वाला एंगल कितना होगा, नेगेटिव होगा। तो पॉजिटिव एंगल को अगर प्लस थीटा 1 बोले तो नेगेटिव को क्या बोलेंगे, माइनस थीटा 2। तो जो एलिमेंट सबसे पहला काटेंगे वो सबसे टॉप पर काटेंगे या सबसे बॉटम पे काटेंगे? तो सबसे बॉटम पे जो एलिमेंट काटे वो माइनस थीटा 2, वो कितना, माइनस थीटा 2। और जो सबसे टॉप पे काटे वो कितना, समझ में आया कि नहीं? अब देखो इस एक्सप्रेशन में तुम देखो कि हमारा आर भी वेरिएबल है, डी क्यू भी वेरिएबल है और कॉस थीटा भी क्या है, वेरिएबल है। लेकिन यहां से यहां तक जैसे जैसे हम बढ़ रहे हैं ये देखो थीटा का वैल्यू ही बदलेगा। जैसे जैसे तुम इस एलिमेंट को पकड़ करके स्लाइड करवाओगे, जैसे जैसे तुम इस एलिमेंट को पकड़ करके तुम स्लाइड करवाओगे, देखो ध्यान से कि जैसे जैसे तुम इस एलिमेंट को पकड़ करके अगर तुम स्लाइड करवाओगे तो यहाँ से ये आर बढ़ेगा और थीटा बदलेगा घटेगा, बदलेगा घटेगा कि नहीं? तो जब बदलेगा घटेगा तो मतलब वेरिएबल कौन है, थीटा। इसका मतलब सारे कहानी को हमको कहीं ना कहीं थीटा में बदलना पड़ेगा। अब जब सारे कहानी को थीटा में बदलना है तो उसके लिए क्या उपाय होगा सर? तो ध्यान से देखो कि एक ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल का नाम मैं इस कलर से लिख रहा हूं, ब्लू कलर से। ये पी पॉइंट है, तुमको पता ही है ये पॉइंट क्या है, पी। इसका नाम रख लो एम और इस पॉइंट का नाम रख लो एन। तो ट्रायंगल पी एम एन में देखो, ट्रायंगल पी एम एन में एक राइट एंगल ट्रायंगल है पी एम एन। ये है एक राइट एंगल ट्रायंगल जिसका ये पॉइंट है पी, ये है एम और ये पॉइंट है एन। ये एंगल है राइट एंगल, यही चीज है। अब देखिए जरा सा इसमें कि इसमें देखिए कि जो आपका एमपी है, जो आपका एमपी है वो देखिए एम से लेकर के पी तक का डिस्टेंस कितना है, ए है। चलो भाई साहब एमपी का डिस्टेंस लगा दो कितना, ए। जरा सा देखो कि ये जो तुम्हारा एम एन है वो कितना है, स्मॉल एल। कैपिटल एल ये पूरा रॉड का लेंथ है, स्मॉल एल है ये लेंथ। तो ध्यान देना कि अगर ये लेंथ स्मॉल एल है तो इसको स्मॉल एल बोलेंगे कि नहीं? ध्यान देना ये वाला क्या है, आर है। देख लो ये वाला लेंथ कितना है, आर है। और ये वाला एंगल कितना है, थीटा है। तो ये वाला एंगल है क्या, थीटा। अब जरा सा इसमें देखिए कि अगर मैं कॉस थीटा का बात करूं, अगर मैं इसमें मैं कॉस थीटा का बात करूं दोस्त, तो कॉस थीटा क्या लिखते हो, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है, हाइपोटेन्यूज कितना है, आर को इधर लेके आ जाओ। तो आर कॉस थीटा इक्वल टू जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, ए। और ए आर इक्वल टू जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, ए बाय, अच्छा ए बाय कॉस थीटा है तो 1 बाय कॉस को सेक लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? तो इसको ए टाइम्स सेक थीटा भी लिख सकते हो कि नहीं? अपने पास जो है जुगाड़, ये जुगाड़ है आर स्क्वायर चाहिए अपन को। कितना चाहिए, आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर के लिए दोस्त दोनों तरफ जब स्क्वायरिंग कर देंगे तो ये आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। चलो अब देखो इसको हम इस बार मान रहे हैं क्या, इक्वेशन 1। ठीक है, अब ये इक्वेशन 1 में देखो कि एक कहानी तो सॉल्व हो गया कि आर स्क्वायर मेरा ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा में बदल गया, ए कांस्टेंट ही है और थीटा वेरिएबल हमको चाहिए ही चाहिए। बात समझ में आ रही है? दूसरा चीज रह गया अब डी क्यू। दूसरा चीज क्या रह गया, डी क्यू। अब डी क्यू को देखो एक चीज कि अगर इसमें तुम देखोगे तो इसका लेंथ कितना है, डीएल, और चार्ज कितनी है, डी क्यू। तो एक चीज आप बताइए कि अगर यहां पर आप बात करेंगे किस चीज का, इस आर्क पे, इस आर्क पे जो आपका चार्ज है उसके लिए अगर आप लैम्डा लिखेंगे तो लैम्डा इक्वल टू टोटल चार्ज डी क्यू बाई टोटल लेंथ डीएल लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? यहां से एक बात आप बताइए कि ये डी क्यू इक्वल टू लैम्डा टाइम्स डीएल लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? डी क्यू इक्वल टू लैम्डा टाइम्स डीएल लिखेंगे। अब इसमें एक चीज और देख लो कि अगर इसमें हमको tan थीटा लिखना है तो tan थीटा इक्वल टू पी बाई बी लिखेंगे कि नहीं? tan थीटा कितना हो जाएगा, एल बाई ए। अच्छा यहाँ से ये देखो एल इक्वल टू ए tan थीटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। अब इसको क्या करो कि डिफरेंशिएट कर दो दोनों तरफ, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। एल को डिफरेंशिएट करोगे कितना हो जाएगा, डी एल बाई डी थीटा। ए कांस्टेंट है बाहर रह जाएगा और tan थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। फॉर्मूला देख लीजिएगा, tan थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। अब देखो यहां से कि जो dl है वो dl a सेक स्क्वायर थीटा
और ये डी थीटा इधर डिवाइड से जाएगा, डी थीटा हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा। अब यहाँ से देखो कि अगर इसमें ये वैल्यू रखोगे तो डी क्यू इक्वल टू लैम्डा टाइम्स डीएल है, और डीएल के जगह पर मैं ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा रख सकता हूँ कि नहीं रख सकता हूँ, रख सकता हूँ। अब यहाँ से आर स्क्वायर का वैल्यू और डी क्यू का वैल्यू जब इक्वेशन में पुट करोगे, ठीक ना, अब क्या करोगे, यहाँ से पुट करोगे दोनों का वैल्यू, तो क्या आएगा देखो। अब यहाँ से हम लोग क्या कर रहे हैं, पुट द वैल्यू ऑफ आर स्क्वायर एंड डी क्यू इन इक्वेशन 1। पहले वाले इक्वेशन में क्या कर रहे हैं, पुट कर रहे हैं किसका वैल्यू, आर स्क्वायर का और डी क्यू का। तो जरा सा पहले देख लो कि पहला वाला इक्वेशन क्या है, -θ2 से θ1 तक ई एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन -θ2 से लेकर के θ1 तक के डी क्यू बाई आर स्क्वायर और कितना कॉस थीटा, आर स्क्वायर इंटू कितना कॉस थीटा। जरा सा देखो यहाँ से जब तुम वैल्यू डालोगे तो इंटीग्रेशन -θ2 से लेकर के +θ1 तक, के जगह पर के ही रहेगा, डी क्यू के जगह पर लैम्डा ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा लिखेंगे कि नहीं, लिखेंगे। के जगह डी क्यू के जगह पर कितना लिखेंगे, लैम्डा ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। नीचे आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर के जगह पर ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, लिखेंगे। ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा और इनटू कॉस थीटा है, तो कॉस थीटा के जगह पर कितना रहेगा, कॉस थीटा। अब ध्यान से देखो कि एक ए से ये स्क्वायर जाएगा, एक ए से स्क्वायर जाएगा, और जो कांस्टेंट है के लैम्डा और ए, इस तीनों को क्या करो, बाहर कर लो, के लैम्डा बाई ए को। के लैम्डा बाई ए बाहर हो गया, सेक स्क्वायर थीटा से सेक स्क्वायर थीटा जाएगा, बचेगा कितना भाई, इंटीग्रेशन -θ2 से लेकर के +θ1 तक। एक तो बच रहा है कॉस थीटा और एक बच रहा है क्या, अब तो चीजें आसान हो गई, अब तो चीज आसान हो गई। तो देखो कितना खतरनाक चीज था, और इसको हम कैसे वेरिएबल में बदले, कुछ नहीं किया, उस ट्रायंगल को बाहर लाए, कॉस थीटा लगाए तो आर स्क्वायर निकल गया जो हमेशा बदल रहा है, और इसमें tan थीटा लगा करके डिफरेंशिएट किए तो डी क्यू बदल गया डी थीटा में। अब इस सारे वैल्यू को हम वहां पुट कर दिए, पुट करके सारा टर्म कट गया, केवल बचा क्या, कॉस थीटा डी थीटा। अब इसको आप सॉल्व करिए, तो कॉस का इंटीग्रेशन कितना होता है भाई, के टाइम्स लैम्डा बाई कॉस का इंटीग्रेशन कितना, साइन थीटा, कहाँ से कहाँ तक, -θ2 से लेकर के और +θ1 तक। अब लिमिट पुट करोगे, तो जब लिमिट पुट करोगे तो ये हो जाएगा कितना तुम्हारा, ई एक्स इक्वल टू हो जाएगा के लैम्डा बाई ए इंटीग्रेशन साइन, ठीक ना। अब देखिए साइन, पहले अपर लिमिट पुट करोगे तो θ1, तो कितना लिखोगे, साइन θ1 माइनस साइन लोअर लिमिट पुट करोगे कितना, -θ2, है ना। अब तुमको पता होगा कि कहीं पर भी अगर साइन माइनस थीटा का बात करते हैं, अगर साइन माइनस थीटा का बात करते हैं तो ये कितना होता है, माइनस साइन थीटा, माइनस साइन बाहर आ जाता है। आप देखिए यहाँ से ई एक्स जो निकल के आया वो आया कितना, के लैम्डा बाई ए साइन θ1, और ये माइनस पीछे आएगा, इसको क्या करेगा, प्लस करेगा, प्लस कितना, साइन θ2, और यही हो जाएगा क्या आपका ई एक्स का एक्सप्रेशन। तो θ1 पता होगा, θ2 पता होगा, के लैम्डा और ए पता होगा, काम हो जाएगा। लैम्डा का वैल्यू कितना भाई, लैम्डा का वैल्यू कितना होगा, तो देखो ये चार्ज का पूरा लेंथ कितना L, और इस पे टोटल चार्ज कितना Q, तो अगर लैम्डा लिखोगे तो लैम्डा कितना लिखोगे, Q बाई, यही ना, लैम्डा कितना लिखोगे, Q बाई L। अब देखो कि सारी वैल्यूज हमको पता है, साइन θ1 पता है, साइन θ2 पता है, सबका वैल्यू डालेंगे, ई एक्स निकल जाएगा। सर ई वाई भी तो निकालना है, ई वाई भी तो निकालना है। तो तुम देखो कि अगर बात करोगे फॉर ई वाई का, तो जब ई वाई के लिए बात करोगे तो ई वाई क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी ई वाई, है ना। और डी ई वाई कितना आया है तुम्हारा, ये देख लो, तो डी ई वाई जो आया है तुम्हारा, जो डी ई वाई आया है तुम्हारा, वो डी ई वाई कितना आया है, डी ई साइन थीटा। तो जब डी ई साइन थीटा यहां पर आप डालेंगे, एक एक्स्ट्रा पेज लग गया है, चलो कोई बात नहीं। देखो जब डी ई साइन थीटा यहाँ पे लगाओगे
तो ये कितना हो जाएगा DE साइन थीटा, और इसका भी लिमिट कहाँ से कहाँ तक रहेगा, -θ2 से लेकर के +θ। अब देखो सारे वेरिएबल तो पीछे किए ही हुए हैं। DE का वैल्यू देखो भाई, EY इक्वल टू लिखोगे, DE का वैल्यू कितना, KdQ/r², और साइन थीटा, और इसके साथ लग जाएगा इंटीग्रेशन कहाँ से, -θ2 से लेकर के +θ1 तक। सारा वैल्यू पीछे से पुट करना है। तो जब पीछे से सारे वैल्यूज को आप पुट करिएगा तो क्या मिलेगा आपको, देख लीजिए। ये है आपका EY, K की जगह K ही रहने दीजिए, -θ2 से लेकर के +θ1 तक। DQ के जगह देखो कितना डालोगे, DQ के जगह पर कितना डालोगे, λ sec² थीटा d थीटा, λ sec² थीटा d थीटा, λ sec² थीटा d थीटा। नीचे r² के जगह पर क्या डालोगे, a² sec² थीटा, और साइन थीटा की जगह क्या रहेगा, साइन थीटा, है ना। फिर से देखो, इस a से ये स्क्वायर गया, sec² से sec² गया, k λ और a तीनों कांस्टेंट है, तो EY इक्वल टू k λ/a बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन -θ2 से लेकर के +θ1 तक, बचेगा कितना, साइन थीटा, और कितना, समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। साइन थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता है, साइन थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता है, -cos थीटा। -cos थीटा कहाँ से कहाँ तक, -θ2 से लेकर के +θ1 तक। θ1 डालोगे कितना हो जाएगा, k λ/a -cos θ1, और -cos θ2 लिखोगे तो हो जाएगा कितना, +cos -θ2। अच्छा, cos -θ ही होता है, ये पढ़े हुए कि नहीं, cos -θ कितना होता है, 11th में पढ़े होइएगा कि cos -θ इक्वल टू जो होता है वो cos थीटा ही होता है। तो भाई साहब ये देखिए, आप इसको k λ/a इंटू -cos θ1 और +cos θ2 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, लिखेंगे। और फाइनली जो निकल के आएगा वो EY इक्वल टू निकल के आएगा k λ/a, इसको पहले लिख लो प्लस वाले को, cos θ2 -cos θ1, और यही जो हो जाएगा तुम्हारा क्या, EY। EX निकल गया, EY निकल गया। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया। तो देखो कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन बहुत लंबा डेरिवेशन है, लंबा डेरिवेशन है, और कोई बहुत बड़ी चीज नहीं लग रही है। बस खाली ये देखना है आपको क्या, कि डायग्राम में देखिए जैसे जैसे इस एलिमेंट को ऊपर ले जाएंगे R भी घटेगा बढ़ेगा, और ये थीटा भी घटेगा बढ़ेगा, ये L भी घटेगा बढ़ेगा ऊपर नीचे करने से। तो R, थीटा और L 3 वेरिएबल हैं। अब इस तीनों वेरिएबल को हम किसी एक वेरिएबल में बदलने का प्रयास करेंगे, तो सारे केस में थीटा जरूर बदल रहा है, थीटा जरूर बदल रहा है। तो सारे को क्या किए, थीटा में बदलने का प्रयास किए। तो थीटा में बदलने के लिए R को थीटा में बदले तो a² sec² थीटा आया, DQ को थीटा में बदले तो λ sec² d थीटा आया। सब में वैल्यू पुट के सारा कट खुट के साइन थीटा cos थीटा में बदल गया, इंटीग्रेट कर दिए, काम हो गया। ये बहुत ही लंबा डेरिवेशन। तो ये तो था क्या, कि जब फाइनाइट वायर रहे तब। लेकिन अगर तुमको कहे क्या कि इनफाइनाइट वायर रहे, अगर इनफाइनाइट वायर रहे तब क्या करेंगे, है ना। अगर इनफाइनाइट वायर रहे तब क्या करेंगे, तो देखो तब क्या करेंगे। इतना में आपको कोई कष्ट है क्या, इतना में तो कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। अब देखो EX और EY निकल गया, ये दोनों फॉर्मूला भी तुमको पता चल गया कैसे करना है। अब देखो कि अगर इसी वाइड में कहे क्या कि तुम्हारा जो रॉड है, इस बार ये रॉड के बारे में क्या कहे कि ये रॉड जो है वो इनफाइनाइट रॉड रहे। इनफाइनाइट रॉड का मतलब यहाँ से यहाँ तक ये फाइनाइट रहे, और यहाँ के बाद जो है ये कैसा हो जाए, इनफाइनाइट हो जाए। मतलब यहाँ से ये जाए इन्फिनिटी तक, और ये भी जाए यहाँ के कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, ठीक ना। अब ये रॉड के बारे में क्या कह रहा है कि ये तुम्हारा है -इन्फिनिटी, और ये है कहाँ पे तुम्हारा +इन्फिनिटी। मतलब ये इनफाइनाइट लंबा रॉड है, और इस पे चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव चार्ज। समझ में आ रहा है बात। देखो कितना छोटा सा कॉन्सेप्ट है। अगर मान लीजिए कि ये डिस्टेंस यहाँ से a डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है P, a डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है P, तब आप आ जाइए 8वीं क्लास में। अगर ट्रेन के पटरी के बीच में खड़ा हो जाए, सुनिए, ट्रेन का पटरी कैसा लाइन है, पैरेलल लाइन है, और ट्रेन के पटरी के बीच में अगर खड़ा हो जाए और बहुत दूर देखें तो एक समय के बाद लगेगा क्या कि पटरी मिल गई, लगेगा कि नहीं लगेगा।
तो हम लोग मानेंगे क्या कि अगर यहां से कोई पैरेलल लाइन जा रहा है तो ये इनफाइनाइट पे जा करके क्या होगा, मिल जाएगा, मिल जाएगा। तो यहां से यहां का जो ये θ1 होगा, ये θ1 बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। पैरेलल लाइन हो जाएगा ना जब 90 डिग्री जाएगा। तो इसको मानेंगे क्या कि इनफाइनाइट पे जाके उधर क्या हुआ, मिल गया। इधर भी सेम कहानी, इधर भी इनफाइनाइट पे है तो इधर भी मानेंगे क्या कि इनफाइनाइट पे जाके मिल गया। तो θ2 बराबर भी कितना, 90 डिग्री, ठीक ना। तो अगर फॉर इनफाइनाइट वायर करोगे हम लोग ये मान लेंगे क्या कि एट इंफिनिटिव द लाइंस क्या करेगा, मिल जाएगा, है ना। तो जब मिल जाएगा तो पैरेलल रहेगा तभी तो इनफाइनाइट पे जाके मिलेगा। तो पैरेलल कर दिए, तो पैरेलल करेंगे तो ये तो 90 डिग्री है, तो इसका मतलब ये भी कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। यहां से दोनों 90 डिग्री रहेगा तब तो पैरेलल हुआ। तो पैरेलल है। तो भाई अगर बात करें कि फॉर इनफाइनाइट चार्ज रॉड, अगर बात करें फॉर इनफाइनाइट चार्ज रॉड, तो अगर बात किया जाएगा इनफाइनाइट चार्ज रॉड के लिए, चार्ज रॉड के लिए अगर बात करोगे इनफाइनाइट चार्ज रॉड के लिए, तो इनफाइनाइट चार्ज रॉड के लिए θ1 बराबर θ2 बराबर कितना, 90 डिग्री, है ना। जब 90 डिग्री का वैल्यू डालोगे तो देखो Ex पीछे कितना निकाले हैं, Ex निकाले k लैम्डा बाई a, कितना साइन θ1 प्लस साइन θ2, यही ना निकाले हो, साइन θ1 प्लस साइन θ2 Ex में। अब θ1 और θ2 का वैल्यू 90 डिग्री डाल दो तो ये हो जाएगा कितना, k लैम्डा बाई a साइन 90 डिग्री और प्लस ये भी हो जाएगा कितना, साइन 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1 प्लस 1, ये कितना हो जाएगा 2k लैम्डा बाई a। समझ में आ रहा है बात। अगर बात करिए आप किस चीज का, Ey का, तो Ey कितना पढ़े हैं, k लैम्डा बाई a कॉस θ2 माइनस कॉस θ, यही तो पढ़े हैं, पढ़े हैं कि नहीं, देखो ये ना पढ़े हो। फिर से क्या करोगे, θ1 और θ2 का वैल्यू कितना, 90 डिग्री। तो यहाँ जो डालोगे k लैम्डा बाई a इंटू कॉस कितना 90 डिग्री माइनस ये भी कितना कॉस, कॉस 90 का वैल्यू कितना होता, कॉस 90 का वैल्यू, तो 0 माइनस 0 ये पूरा कितना, 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये Ey कितना। बात समझ में आई कि नहीं आई, बात समझ में आई। अगर बात समझ में आई तो अगर मान लीजिए टाइम खत्म हो गया है, 1 मिनट देख लो बस, 1 मिनट। अब एक रॉड के बारे में क्या कह रहा है कि एक रॉड के बारे में क्या कह रहा है कि एक रॉड तुम्हारा ऐसा है, यहाँ एक एंड फाइनाइट है, एक रॉड का एक एंड क्या है, फाइनाइट, लेकिन इसी रॉड का जो दूसरा एंड है, इसी रॉड का जो दूसरा एंड है वो दूसरा एंड है इनफाइनाइट पर। दूसरा रॉड कहाँ है इसका, इनफाइनाइट पे। अब क्या कह रहा है तुमको, अब कह रहा है क्या कि अब जो ये तुम्हारा पॉइंट P जाने वाला है, ये जो तुम्हारा पॉइंट P है, ये पॉइंट P है यहाँ पे, ये पॉइंट P का कहाँ पे है, यहाँ पे। अब देखो, अब कहे अगर तुमको इस पॉइंट P पर हमको बताइए कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो अब देखो यहाँ तो अगर ये वाला जाएगा तो ये वाला भाई साहब इनफाइनाइट पे मिलेगा, θ1 बराबर कितना 90 डिग्री इनफाइनाइट पे जाके मिलेगा। लेकिन यहाँ पे देख, अगर मान ले कि इधर रहता तो ये वाला θ2 होता ना, ये वाला क्या होता θ2, लेकिन ये घटते 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 यहाँ आ गया, कितना हो जाएगा 0। तो इस कंडीशन के लिए θ1 बराबर 90 डिग्री और θ2 बराबर कितना, वैल्यू पुट करके आंसर निकाल लोगे कि नहीं निकाल लोगे, निकाल लोगे। तो ये है टर्मिनेटेड इनफाइनाइट वायर, मतलब मेरे पास से शुरू हुआ और कहाँ तक गया, इनफाइनाइट तक गया। तो एक एंड अगर फिक्स है और दूसरा एंड अगर फिक्स नहीं है तो। अच्छा, अगर ऐसा केस दे देता तुमको, मान लो यही केस कर देता तुमको, क्या ऐसा, इसमें कहता कि ये फाइनाइट है इस बार और इधर इनफाइनाइट है, इधर इनफाइनाइट है, लेकिन जरा सा बात करिए बहुत गंदा इनफाइनाइट हो गया, है ना। चलो इधर कह देता ये क्या कि ये है इनफाइनाइट इस बार, उधर इनफाइनाइट, ठीक है। अब देखो कि इस बार कहता क्या तुमको कि ये डिस्टेंस यहां से लो a और इस पॉइंट P पर हमको बताओ, इस पॉइंट P पर बताओ कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा अगर ये इन्फिनिटिव तक गया है और यहां से जो ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल है कितना 30 डिग्री, ठीक ना। अब देखिए क्या करना है,
ये जा करके मिलेगा कहाँ पे, थीटा बराबर कितना, थीटा 1 बराबर कितना, और ये थीटा 2 बराबर कितना, उसी में वैल्यू पुट करेंगे, काम सॉल्व हो जाएगा। तो ये सारी चीजें क्या हुई, जनरलाइज्ड हो गई। बात समझ में आए कि नहीं। डेरिवेशन थोड़ा सा लंबा है, लेकिन काम क्या करना है ये याद रख लेना है। ई एक्स में साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, और अगर इसी में इन्फानाइट वाली केसेस लाई, तो इन्फानाइट पे जाकर के कैसा लाइन मिलता है, पैरेलल लाइन मिलता है। तो इसके पैरेलल अगर एक लाइन हम इधर खड़ा करें, तो ये वाला एंगल भाई 90 डिग्री है, तो ये वाला एंगल में कितना होगा, ये वाला एंगल भाई 90 डिग्री है, तो ये वाला एंगल में कितना होगा, थीटा 1 थीटा 2 दोनों 90 डिग्री हो जाएगा। वैल्यू पुट कर देंगे, काम हो जाएगा। इसी में कहा क्या कि अगर टर्मिनेटेड लाइन है, एक जगह से शुरू हुआ और इधर इन्फानाइट तक गया, तो ये तो इन्फानाइट पे जाके मिलेगा थीटा 1 बराबर 90 डिग्री, लेकिन थीटा 2 बराबर कितना घट के 0 डिग्री। अगर कह दिया कि बीच में है, बीच में उधर वाला, ये थोड़ा सा ऊपर है पॉइंट, तो एक तरफ इन्फिनिटिव और दूसरी तरफ 30 डिग्री, थीटा 1 कितना 90 और थीटा 2 कितना, सॉल्व हो जाएगा। मैं उम्मीद करूंगा कि नए लोगों को भी पूरा तो नहीं, थोड़ा जरूर बुझाया होगा, है ना। तो रेगुलर क्लास करिएगा तो बुझाने लग जाएगा। बात है ये कि पीछे आप लोगों का जितना भी लेक्चर छूटा हुआ है,